जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, इस टाइम पर जिस तरीके से बहुत तेजी के साथ दुनिया बदल रही है और दुनिया, अगर आप में से किसी को लगता है कि सिर्फ वॉर की फॉर्म में ही बदल रही है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। दुनिया केवल वॉर की फॉर्म में नहीं, असलियत में अलग अलग लेवल पर बदल रही है। इसमें वॉर, लीडरशिप, इकोनॉमी, सब मामलों में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लड़ाई चल रही है। जब ऐसा सिनारियो आता है, जब इस तरीके के, आप यूं कहें कि एक तरीके का सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स आपस में लड़ रही होती हैं, तो ऐसे में बहुत सारे जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, बहुत सारे जो महत्वाकांक्षी का मतलब बहुत सारे जो एस्पायरिंग लोग होते हैं, जो नंबर वन बनना चाहते हैं, देश को बनाना चाहते हैं, ऐसे टर्मोइल में वो लोग सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हीं लोगों के लिए सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि ओल्डर पावर्स को गिरा कर नई पावर को जन्म दिया जाए या वहां पर जाकर बैठा जाए। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज, मतलब आपको इसी चीज को कंसिडर करना होता है। अब हमने बात की कि भाई, लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, या यूं कहें कि कस्टोडियन ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड की बात की जा रही है। देखो यार, इस्लामिक वर्ल्ड की जब बात की जाए तो हमें 56 या किसी फिगर में 57 कंट्रीज का जिक्र आता है जो इस्लाम को फॉलो करती हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये ह्यूमन नेचर है या ह्यूमन बिहेवियर है कि भैया, हम किसी भी सिचुएशन में, इट इज द ह्यूमन बिहेवियर कि हम किसी भी सिचुएशन में कैसे भी करके मुझे लीडर बनना है। ह्यूमन बिहेवियर है कि एक बेसिक नेचर ह्यूमन का ये होता है कि पहले उसे रोटी कब मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, यानी कि ये उसकी बेसिक नीड्स हैं। रोटी, कपड़ा और मकान इसकी बेसिक नीड्स हैं। इन बेसिक नीड्स के पूरा होने के बाद उसको सम्मान, यानी कि रिस्पेक्ट या ऑनर की जरूरत होती है। और जब उसे सम्मान भी मिल जाए तो वो पावर की तरफ भाग रहा होता है कि नाउ आई वांट पावर। ये किसी इंसान के साथ ही नहीं, एक देश यानी कंट्री के साथ भी होता है। आप इसका एग्जाम्पल चाइना से उठाकर देखें कि चाइना जो है 1950s के अंदर ग्लोरियस रेवोल्यूशन नाम के एक रेवोल्यूशन को भुगत रहा था। और उस ग्लोरियस रेवोल्यूशन का बुरा हाल ये हुआ कि 4.5 करोड़ पीपल जो हैं वो मारे गए। यानी उस समय उसे रोटी की जरूरत थी। 4.5 करोड़ लोग जब मर जाते हैं तो किसी भी देश के अंदर तूफान आना स्वाभाविक सी बात है। तो वहां 4.5 करोड़ लोग मारे गए। आप सोचिए, जब 4.5 करोड़ लोग यहाँ के मारे जाते हैं तो उसके बाद चाइना ने रिफॉर्म्स किए और इकोनॉमिक पावर बनकर उभरा। इकोनॉमिक पावर बनकर उभरने के बाद 2001 में WTO में एंट्री, और उसके बाद 1998 के अंदर 9 में हांगकांग, मकाओ उसके कंट्रोल में चले जाना और सब चीजें। यहां उसे इकोनॉमिक पावर बनने के बाद सम्मान की जरूरत थी, ऑनर या रिस्पेक्ट की जरूरत थी, जो WTO में शामिल करना, उसे अपने साथ बिठाना, अपने उसकी टर्म्स कंडीशंस मानकर बिठाना। अब उसके बाद आज अगर आप देखते हैं तो 2015 ऑनवर्ड्स अगर आपको साफ नजर आता है कि 2015 से आगे चाइना जो है वो सुपर पावर बनने की दौड़ में लगा हुआ है। क्योंकि आज के दिन चाइना के पास, अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें, चाहे चाइना के पास इकोनॉमिक पावर की बात करें, चाहे चाइना के पास कम ही सही, क्वेश्चनेबल ही सही, लेकिन मिलिट्री पावर की बात करें, लगभग सभी पावर्स, या यूं कहें सभी तरीके की पावर्स चाइना के पास मौजूद हैं। और क्योंकि चाइना के पास लगभग सभी हैं, तो आज के दिन वो सुपर पावर होने का
दावा ठोक रहा है। जब कोई भी पावर सुपर पावर होने का दावा ठोकती है तो ओल्ड पावर उसके उस राइज को रोक रही होती है, और यहीं से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। और जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो, और ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो जो अदर एस्पायरिंग्स होते हैं, अदर एस्पिरेंट्स होते हैं, जो अलग अलग लेवल पर अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये सारे भी इस बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करते हैं। इसी को कहा जाता है कि क्लेमिंग देयर पोजीशन, या फिर चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। इसे ऐसे लिखेंगे कि इट इज अ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। और इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर पूरी दुनिया के अलग अलग एस्पिरेशंस निकलकर बाहर आते हैं। सिर्फ अमेरिका चाइना की लड़ाई में यही ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा, बल्कि अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो अलग ही लेवल का ऑर्डर यहां पर आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। अब इसको इस तरीके से देखा जाए कि इस्लामिक वर्ल्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस्लामिक वर्ल्ड जो है उसकी के अंदर अप्रॉक्सीमेट 57 कंट्रीज आती हैं। एक आधा बाहर चला जाता है, एक आधा अंदर। इन 57 इस्लामिक कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, एक और ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है वो यूनाइटेड नेशंस के बाद दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर भले ही क्रिश्चियन कंट्रीज का नंबर ज्यादा दिखाई दे रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंसेस की फॉर्म में ये एक न्यूट्रल पार्ट दिखाई देता है, यानी न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है। वहीं अगर इस्लामिक कॉपरेशन की बात की जाए, जब नाम में ही इस्लाम है, तो प्योरली रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ये नजर आएगा। अब फिर भी प्योरली रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन यहां पर नजर आएगा। अब जिसका इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के ऊपर कंट्रोल होगा, जिस भी देश का इस इस्लामिक कॉपरेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन पर कंट्रोल होगा, वो असलियत में पावरफुल इस्लामिक कंट्री कहलाएगा। पावरफुल इस्लामिक कंट्री कहलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि इन 57 कंट्रीज के अंदर अगर जो लार्जेस्ट, इसमें भी लार्जेस्ट ग्रुप है, देखो आप में से अगर कोई भी ये सोच पा रहा है या ये सोचने की कोशिश कर रहा है, आप में से कोई भी ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि ये जो क्या नाम है इस्लाम जो है वो सिंगल है, तो आप गलत सोच रही हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज ह्यूमन नेचर। समझ लीजिए इसे कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज ह्यूमन नेचर। ओपिनियन इज ह्यूमन नेचर। ये बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और सबसे बड़ी बात उसमें डिफरेंस इन इंटरप्रिटेशन है, ये दुनिया का नेचर है। डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ सम टेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ सम टेक्स्ट, किसी भी जो बुक है या किसी भी जो लिखे हुए का जो एक इंटरप्रिटेशन होता है, यानी जो आप उसकी व्याख्या करते हैं, वो हमेशा अलग होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो प्योरली ह्यूमन इंटेंशन या वे ऑफ थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करती है। ह्यूमन इंटेंशन और सर्कमस्टेंसेस
के ऊपर डिपेंडेंट होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मोटे तौर पर समझ लिया जाए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है कि देखो आप किस बात को कैसे समझते हैं, ये आपके व्यवहार और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। एक बात एक परिस्थिति में सही है और वही बात दूसरी परिस्थिति में गलत भी हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, समझिए इस चीज को। एक बात एक परिस्थिति यानी एक सर्कमस्टेंस में ठीक है और वही बात दूसरी सर्कमस्टेंस में गलत हो सकती है। आप इतना समझ लीजिए। समझे? जब यहां पर ये सिचुएशन आ जाती है, जब यहां पर ये सिचुएशन आ जाती है, तो इसी से सेक्ट्स इन एनी रिलीजन क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। दुनिया का कोई भी धर्म हुआ, उसमें बहुत सारे वर्ग बनना शुरू हो जाते हैं। और जब बहुत सारे वर्ग बनना शुरू हो जाते हैं, तो वहीं से सेक्ट्स बनेंगे और जैसे ही वो सेक्ट्स होंगे, उनमें उस मामले को लेकर कॉन्फ्लिक्ट उभर कर आएगा और वो पर्टिकुलर सेम रिलीजियस पर्सन्स जो हैं, एक ही धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, वो सेम या को रिलीजियसनिस्ट जो हैं, वो स्टार्ट फाइटिंग। वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देंगे, एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। पहले ये क्रिश्चियन वर्ल्ड और दूसरे दुनियाओं में भी हो चुका है, अब ये इस्लामिक वर्ल्ड में चल रहा है। पहले ये क्रिश्चियन वर्ल्ड और हिंदुइज्म में भी हो चुका है, जहां बुद्धिस्ट, जहां जैनी, जहां ब्राह्मण्स, जहां आजीवक, ये सारे आपस में लड़ रहे थे, गले काट रहे थे। अब इनके बीच की वो जो लड़ाई है वो सेटल डाउन हो चुकी है और अब उसकी लड़ाई का जो अगला पार्ट है, उसकी लड़ाई का जो अगला पार्ट है वो कहीं ना कहीं इनके, ये तो यूनिफिकेशन हो गया और इस्लामिक वर्ल्ड के लगातार डिवीजन होने शुरू हो गए। देखिए, अगर आप इस्लामिक वर्ल्ड का डिवीजन को नॉर्मली आप देखेंगे, तो एक तो ये डिवीजन एथनिसिटी के नाम पर हो रहा है, दूसरा रीजन के नाम पर हो रहा है और तीसरा इंटरप्रिटेशन के नाम पर हो रहा है। इंटरप्रिटेशन के नाम पर हो रहा है। एथनिसिटी का मतलब प्रजाति के नाम पर, रीजन का मतलब क्षेत्र के नाम पर और इंटरप्रिटेशन का मतलब व्याख्या के नाम पर इस्लामिक दुनिया का जो विभाजन है वो लगातार हो रहा है। इसे समझिए, मामला क्या है। अगर आप एथनिसिटी के नाम पर उठाकर देखेंगी तो सबसे बड़ा डिवीजन यहां पर एक तो अरब वर्ल्ड का दिखाई देगा और दूसरा टर्क्स का दिखाई देगा। क्योंकि अरब 22 देश हैं तो 7 8 10 तुर्की वाले देश भी, टर्क्स भी हैं। रीजन के नाम पर अगर आप देखें तो यहां रीजन के नाम पर भी आपको अलग अलग कंट्रीज दिखाई देंगी और खासकर यहाँ पर अरब जो हैं वो सूडानीज अलग मिलेंगे, लीबियन अलग मिलेंगे, लेबनान अलग मिलेंगे, जॉर्डन अलग मिलेगा, मोरक्को अलग मिलेगा। है ये सारे के सारे अरब कंट्रीज ओल्ड अरब एम्पायर के ही हिस्से हैं, लेकिन है ये अलग अलग देशों में। तो इनके भी आपस में सोमालिया से लेकर सोमालिया से लेकर मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, यहाँ तक आपको ये पूरा अरब वर्ल्ड मिलेगा। समझे? ये सऊदी अरेबिया जो है ये भी अरब वर्ल्ड, ओमान, यमन, ये भी अरब वर्ल्ड। समझे? ये सारे अरब दुनिया है। ये तुर्की से शुरू हो जाइए, तुर्की, अजरबैजान और ये सारे के सारे जो है ये 5 6 और मतलब तुर्की और 2 4 और इसमें जोड़ दिए जाएं तो वो अपने आप को टर्क्स कहते हैं। इसी तरीके से अगर एक सेक्शन यहां देखा जाए जो इंटरप्रिटेशन के नाम पर हैं, वो शिया और सुन्नी इसके अंदर सबसे ज्यादा बड़ी समस्या में उभर कर आए हैं। मतलब इंटरप्रिटेशन के नाम पर इंडिया पाकिस्तान के नाम पर यहाँ एक अलग ही कंसेप्ट है। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो यहाँ ये लोग कहीं ना कहीं सूफिज्म को मानने वाले लोग हैं और सूफिस्ट जो आइडियोलॉजी है सूफिज्म से,
उभर कर आए हैं। आजकल इनमें रेडिकलिज्म बढ़ रहा है, आजकल दिन पर दिन इनके अंदर कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि कट्टरवाद बढ़ रहा है, और सिचुएशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर बदल रही हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत से देखें तो इंडिया के अंदर किसी भी तरीके से रेडिकल इस्लाम बाद में आना शुरू हुआ। पहले इंडिया में सूफीज्म था, और सूफीज्म के अंदर हिंदू और इस्लामिक, इंडियन और इस्लामिक दोनों कल्चर्स का मिक्सचर था। आज उस सूफिज्म को खत्म किया जा रहा है और कंसिस्टेंटली उसमें वहाबिस्ट आइडियोलॉजी, वहाबी विचारधारा, तबलीगी जमात वगैरह टाइप के लोग उसमें अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जब यहाँ पर ये सिचुएशन आ गई तो आप देखेंगे कि इस इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक दुनिया तो सऊदी अरेबिया के लीडरशिप में आ गई। ये आप अच्छे से समझिएगा, इस्लामिक वर्ल्ड बड़ा मतलब मजेदार का किस्सा है इसको समझने का। एक दुनिया, इस्लामिक दुनिया वो आ गई जो सऊदी अरेबिया से शुरू हो रही है, जिसकी लीडरशिप सऊदी अरेबिया के पास है। और यहाँ ये पूरा जो अरब वर्ल्ड है, ट्यूनीशिया, माली, नाइजर, चाड, इजिप्ट, सूडान, इथियोपिया और जिबूती से लेकर सोमालिया, केनिया वगैरह तक का पूरा इलाका, ये अरब वर्ल्ड है, जिसमें जॉर्डन, लेबनन ये भी आ जाता है, और ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, ये सारे अरब वर्ल्ड के अंदर शामिल होते हैं। अब अरब वर्ल्ड के बाद दूसरा एक दुनिया जो है वो है टर्किश वर्ल्ड, जो इस तरीके से तुर्किस्तान और उसके बाद अजरबैजान और ये सारे के सारे जितने भी देश हैं, ये सारे के सारे वो कंट्रीज हैं जो अपने आप को टर्क रेस या तुर्की या टर्किश रेस से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तीसरा एक आइडियोलॉजी के बिहाफ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये ईरान आ जाता है, और ईरान अपने आप को अलग ही रेस में रखता है। यहाँ पर ये सुन्नी है। यहाँ एक और नई रेस अगर आप देखें जो इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में नजर आती है, जिसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि यहाँ पर सूफीज्म को मानने वाले लोग हैं। इंडिया को मैं थोड़ा अलग से इसलिए दिखा देता हूं क्योंकि इंडिया में ये लोग माइनॉरिटी में हैं, तो थोड़ा सा इनके ऊपर इंडियन कल्चर का फर्क ज्यादा और एक अलग लेवल है, और इसीलिए इंडिया ओआईसी का मेंबर नहीं है। लेकिन बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान वगैरह सारे ओआईसी के मेंबर हैं। बता देता हूँ, एक आधा कोई शोर मचाएगा इससे पहले ये। अब यहाँ बांग्लादेश की अगर बात की जाए, लेकिन यहाँ मलेशिया और इंडोनेशिया ये दो देश भी है। अगर आप इस कैटेगरी को इस्लाम में उठाकर देखेंगे तो इन्होंने अपने कल्चर और इस्लाम को एज इट इज फॉलो किया, एंड दे नेवर फॉलोड इस्लामिक या अरेबिक कल्चर। इन्होंने कभी भी अरेबिक कल्चर को फॉलो किया ही नहीं। नतीजा उसका ये है कि मलेशिया में आज भी आपको बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे, और हिंदू सिस्टम की बहुत सारी जो पहचान है वो मलेशिया में मिलेगी। इंडोनेशिया में तो राम को अपना पुरखा मानते हैं, और वहाँ एक महीने की, हिंदुस्तान से भी बड़ी यानी एक महीने की रामलीला चलती है, और वहाँ हिंदू कल्चर हिंदुइज्म और रिलीजन इस्लाम, उनके मामले में कंसेप्ट क्लियर है। अब हम बात कर रहे थे हु इज द लीडर ऑफ इस्लाम, इन सबका लीडर कौन है। देखिए, आउटवर्डली सबसे ज्यादा माइनॉरिटी के अंदर इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देश हैं, जहां इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन भले ही है, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन होने के अलावा बाकी दुनिया का कोई भी देश इंडोनेशिया, मलेशिया को, खासकर इंडोनेशिया को प्योर मुस्लिम देश की फॉर्म में नहीं मानता, बल्कि इसे कहीं ना कहीं एक डिग्रेडेड इस्लामिक कंट्री की फॉर्म में मानता है कि आजा बैठ जा, हम तुझे कह देते हैं कि तुम मुसलमान है, लेकिन हमारी नज़र में तू सच्चा मुसलमान नहीं है। यानी इंडोनेशिया और मलेशिया, खासकर इंडोनेशिया, इस रेस से बाहर हो गया। मलेशिया में महातिर मोहम्मद ने कुछ कोशिश करी थी, लेकिन मलेशिया के लोगों ने उसको कहा कि डोंट एंटर इनटू दिस इस्लामिक टसल, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। इस इस्लामिक टसल में आप ना एंटर करें,
हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, इसलिए हमें माफ करें। अब दूसरी तरफ यहां पर अब बात बचती है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश मेरे हिसाब से इतना ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता जितना पाकिस्तान करता है, क्योंकि बांग्लादेश को पता है कि मेरी आइडेंटिटी बांग्ला है, काफी हद तक हिंदू कल्चर से मैच करती है। और उससे बड़ी बात यहां पर यह है, काफी हद तक हिंदू कल्चर से मैच करती है। और उससे बड़ी बात यह कि बांग्लादेश के पास एक एग्रीकल्चर और थोड़े बहुत इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज के अलावा ना बहुत ज्यादा वो जियोपॉलिटिकली स्ट्रांग, पैसे के नाम पे नहीं है और इन्फ्लुएंस के नाम पे नहीं है, कल्चरल डिफरेंसेस सबसे ज्यादा हैं। तो इसलिए बांग्लादेश जो है वो किसी भी मामले में, और क्योंकि उसकी इंडिया से नजदीकी है, तो बहुत सारे मामलों में इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर वो इंडिया के पक्ष को ही रखता हुआ आया है, जिससे इंडिया को फायदा मिलता है। लेकिन पाकिस्तान जो है अपनी गेम खेलते हुए बांग्लादेश को कहीं ना कहीं काउंटर करता है। लेकिन अब यहां कस्टोडियन की बात अगर करते हैं तो यहां पर चार पावर्स निकल कर आती हैं जो सबसे ज्यादा मेन है। सबसे पहले सऊदी अरेबिया, जिसके पीछे 22 देशों का एक सपोर्ट है। दूसरा तुर्की, जिसके पीछे 8 से 10 देशों का एक खुला सपोर्ट है टर्किश के नाम पे। तीसरा ईरान, जिसके पास 15% ऑफ इस्लामिक पॉपुलेशन जो पूरी दुनिया में फैली हुई है उसका सपोर्ट होने का ये दावा करता है। और चौथा ये पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान है इसकी खास बात यहां पर ये कि स्ट्रॉन्ग आर्मी है, इसमें कोई दो राय नहीं। स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रॉन्ग आर्मी है, इसमें कोई दो राय नहीं। न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उससे बड़ी इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि नो इंडस्ट्रियल बेस, यानी नो मनी, इसके पास पैसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये घूम रहा है आइडेंटिटी क्राइसिस से। ये आइडेंटिटी क्राइसिस यानी पहचान के संकट से गुजर रहा है। बट स्टिल अगर लीडरशिप ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड या यूनिटी ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड का अगर दुनिया में सबसे पहले किसी ने नारा दिया और डोमिनेटिंग फॉर्म में नारा दिया, खुले तौर पर नारा दिया, तो 1947 में पाकिस्तान के आज़ाद होते ही पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पर सबसे ज्यादा जोर शोर से आवाज उठानी शुरू कर दी थी। अब दूसरी तरफ टर्की की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक तरीके का कल्चरल रिफॉर्म हुआ। और आज के दिन अगर हम देखें तो क्वाइट नियर टू यूरोप, ये जो है वो क्वाइट नियर टू यूरोप है। और यही रीजन है कि तुर्की ने कभी भी अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कभी भी टर्की ने खुलकर इस्लामिक वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि वो फोकस करता रहा नाटो पावर, नाटो कंट्रीज के ऊपर। इसलिए जो इस्लामिक वर्ल्ड की जो टसल है वो कहीं ना कहीं ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में बनी रही। ईरान की खास बात यह है कि कहीं ना कहीं वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर स्ट्रांग है, इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी तरफ ईरान को अगर आप देखेंगे तो एक तरीके का यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेटिक सिस्टम होने की वजह से ये कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री, कंपैरेटिवली more stable as compared to any other contestant of leadership। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान जो है उसे भुगतना पड़ता है एंटी इंडिया, एंटी अमेरिका होने का एग्रेशन। अब एंटी अमेरिका होने की वजह से अमेरिका और यूरोप, अमेरिका और इसके अलाइज ने इसको कहीं ना कहीं दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम से बाहर कर रखा है। और यही जो है ईरान का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ईरान के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी है,
ईरान के पास स्ट्रांग नेवी है, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कैपेसिटी है, ईरान जो है वो डेडिकेटेड पॉपुलेशन है, हर चीज ईरान के पास है। सिर्फ एक चीज नहीं है, वो ये कि अमेरिका और यूरोप का साथ नहीं है। और अमेरिका और यूरोप का साथ ना हो पाने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो यहाँ है वो ये है कि अमेरिका जो है वो कैसे भी करके इसे थोड़ा सा पीछे रखना चाहता है एट एनी कॉस्ट। ठीक है। और ईरान क्योंकि न्यूक्लियर पावर हो गया तो इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की पॉलिटिक्स इसके हाथ से निकल जाएगी। और लास्ट आ जाता है सऊदी अरेबिया, जो पूरे तरीके से मोनार्की के ऊपर डिपेंडेंट है, पूरे तरीके से मोनार्की पे डिपेंडेंट है। और इंडस्ट्री के नाम पर इसके पास कुछ भी नहीं है ऑयल को छोड़कर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट के नाम पर अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। दिमाग या ह्यूमन रिसोर्स इन्होंने कभी भी डेवलप नहीं किया। थोड़े बहुत अपने एफर्ट से पड़ जाए सो पड़ जाए, वरना पैसे के नशे के अंदर सऊदी अरेबिया घूम रहा है। वहीं अगर आप इसके अगले पार्ट को देखें, इस सऊदी अरेबिया के मामले में इसका अगला पार्ट कहो या अगला फेज वो ये है कि इसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है। मिलिट्री स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है और ये पाकिस्तान के ऊपर खुले तौर पर डिपेंडेंट है। समझे? आप खुद सोचकर देखिए, ऐसे में ये चारों की चारों पावर्स लड़ रही हैं आपस में कि दावा ठोका जाए कि इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप किसके हाथ में होगी। और इसका बैटल ग्राउंड है यहां सीरिया, इराक और ये पार्ट। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सऊदी अरेबिया ने अपनी इस प्रॉब्लम को समझा, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस प्रॉब्लम को समझा। अब वो दावा ठोक रहे हैं या वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके का रिफॉर्म शुरू किया जाए, किसी तरीके का रिफॉर्म शुरू किया जाए, ताकि आगे आने वाली दुनिया में जहां पर पेट्रोल की डिमांड कम करने की कोशिश की जा रही है वहां वो सरवाइव हो। इसीलिए वो रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस दुनिया को अगर पूरे ज्यादा तरीके से रेडिकलाइज किसी ने किया तो वो सऊदी अरेबिया ने ही किया। अब पूरा इस्लामिक वर्ल्ड, खासकर ये अरब वर्ल्ड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये सेंट्रल मिडल ईस्ट का लेवेंट, ये जो इलाका है ये इतने बुरे तरीके से रेडिकलाइज हो चुका है कि सऊदी अरेबिया जैसे जैसे नॉर्मलाइज कर रहा है सिचुएशंस को। पहले सऊदी अरेबिया एग्जाम्पल होता था शरिया लॉ को फॉलो करने वाला, लेकिन आज के दिन सऊदी अरेबिया की जगह पर क्लेम करने की कोशिश में उभर चुका है सऊदी अरेबिया के नाक के नीचे छोटा सा एक देश कतर। आप उठाकर देखिए पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को, कतर जो है वो खुले तौर पर इस्लामिक वर्ल्ड को क्लेम कर रहा है, उसकी लीडरशिप को क्लेम कर रहा है। कैसे? अगर आप इस्लामिक वर्ल्ड को उठाकर देखें तो 2017 से जो अफगानिस्तान से रिटर्न के टॉक्स थोड़े बहुत शुरू हुए, 2018-19 आते आते 19 तक तो पूरे तरीके से इस्टेब्लिश हो चुका था कि सारी की सारी जो डायलॉग्स हैं वो कतर के दोहा के अंदर हों। और हुई अफगानिस्तान के अंदर कतर ने बहुत अच्छा एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया और अमेरिका और अफगानिस्तान की बात करने में इंपॉर्टेंट कराने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके बाद जिस तरीके से अमेरिका की डिपेंडेंसी कतर के ऊपर बढ़ रही है और कतर अमेरिका से रिलेशंस इस हद तक स्ट्रांग कर रहा है कि पाकिस्तान जो जो और क्या नाम है सऊदी अरेबिया जो है वो लगातार पिछड़ रहा है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम नॉर्मली देखते हैं बैटल ग्राउंड जिसमें ईरान और सऊदी अरेबिया लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना यह है कि सऊदी अरेबिया जो पैसे के मामले में इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप अपने हाथ में रखता था, असलियत में उसे असली खतरा ईरान से नहीं है। क्योंकि ईरान के पास ना तो नंबर्स कंट्री के फॉर्म में ज्यादा है और ना ही ईरान के पास क्या नाम है स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इस वजह से ईरान तो उस लेवल पर स्ट्रांग नहीं, लेकिन सऊदी अरेबिया और तुर्की उसके पास पैसा नहीं है, बेगर है, इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। पाकिस्तान को अगर आप देखें तो इकोनॉमिक क्राइसिस से नहीं बल्कि इकोनॉमिक क्राइसिस से तो जूझ रहा है, पैसा नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खास बात है कि वो तो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है।
तो यहाँ पर असली इस्लामिक वर्ल्ड की जो लड़ाई है वो हम इन पावरफुल कंट्रीज और बड़े कंट्रीज में ना देख पा रहे, नहीं देख पा रहे, बल्कि सऊदी अरेबिया और कतर के बीच में देख रहे हैं। अब जैसे इंडिया के साथ मामला था नूपुर शर्मा वाला, और वो क्या नाम है, तस्लीम रहमानी वाला। देखने में तो तस्लीम रहमानी वाला जो मामला है वो अलग ही लेवल का है, लेकिन अगर आप मोटे तौर पर देखें तस्लीम रहमानी वाला जो मामला है, अगर आप इसे मोटे तौर पर देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि उस नुपुर शर्मा के मामले को असलियत में कतर ने उठाया, और कतर ने इस तरीके से उठाया कि जैसे इस्लाम की अगर किसी ने नाफरमानी करी, या जो हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब है उनकी किसी ने अगर इंसल्ट करी, तो सबसे पहले लड़ने के लिए जो उठेगा वही तो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर होगा, और वो है कतर। कतर से मामला उठा, सऊदी अरेबिया चुपचाप कर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करके चुपचाप बैठ गया, लेकिन कतर चुपचाप नहीं बैठा। कतर ने इस मामले को अलग ही लेवल पर उठाया, वो इस मामले को अलग ही लेवल पर लेके गया, और इंडिया जैसे देश से कहीं ना कहीं एक तरीके की माफी ना कहें तो कम से कम इतना जरूर करवा दिया कि हाँ हमें रिग्रेट है, हम इस सिचुएशन को देखेंगे। और इंडिया ने भी तुरंत, क्योंकि पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इंडिया के अगेंस्ट होता हुआ नजर आ रहा था, इंडिया ने भी तुरंत नुपुर शर्मा पर कार्रवाई करते हुए पार्टी से निकाला है, जो भी एफआईआर का मामला था वो किया। साथ में जो भी उस ट्वीट को डिफॉर्म्ड स्टेट में अगर रिएक्ट करने वाला वो जो बंदा था उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई की। क्योंकि देखो यार, आप नुपुर शर्मा को अगर गलत कहते हैं तो तस्लीम रहमानी ने बच के निकलना नहीं चाहिए। अगर नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा का नारा है तो तस्लीम रहमानी के भी हाथ पैर कम से कम काट ही देने चाहिए। अगर रूल ही ऐसा है, अगर यही रूल है, तो तस्लीम रहमानी भी बच के नहीं निकलना चाहिए। नुपुर शर्मा गुनहगार है तो तस्लीम रहमानी भी गुनहगार है, और वो एंकर भी गुनहगार है जिसने ऐसी डिबेट करवाई, और वो टीवी मीडिया गुनहगार है जिसने इसको एयर करने दिया। तो शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि एक इस्लामिक वर्ल्ड की लड़ाई जिसके अंदर अलग ही लेवल पर डायमेंशंस दिखाई दे रही हैं। ईरान तो एक मोहरा है जिसको दबाए रखना अमेरिका का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन असल अरब वर्ल्ड की जो लड़ाई है वो कतर और सऊदी अरेबिया के बीच में है। यही रीजन है आजकल खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि सऊदी अरेबिया धीरे धीरे चाइना की तरफ खिसक रहा है। वो इसलिए खिसक रहा है चाइना रशिया की तरफ क्योंकि अमेरिका का जो पलड़ा है, या अमेरिका का जो ध्यान है, वो कतर की तरफ ज्यादा जा रहा है। और क्योंकि कतर की तरफ जा रहा है तो अमेरिका को, सऊदी अरेबिया को एक अल्टरनेट पावर का सपोर्ट चाहिए, वो चाइना और सऊदी अरेबिया है। तो आगे इस पूरी टसल में क्या होता है दोस्तों, वो तो वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।